डेफिनेशन ले लो यहाँ पे, लेकिन बस डेफिनेशन लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट को सीखना। क्या कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो डेफिनेशन आप लोग अभी नोट करो और नोट करने के साथ वीडियो को पॉज करके आप लोग स्टॉप करके इसके डेफिनेशन को याद भी कर लो। वह है क्या, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह लेते हैं और एग्जांपल नहीं देते हैं। तो एक चीज आपको नोट कर लेना कि अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिख दोगे और रिएक्शन नहीं लिखोगे उदाहरण में, तो आपको केमिस्ट्री में नंबर नहीं मिलने वाला है। संयोजन होगा, संयोजन का मतलब समझ लो दोस्ती। संयोजन का मतलब क्या समझोगे, दोस्ती। और दोस्ती हो सकता है कि लड़का लड़का के बीच में भी हो जाए और लड़का लड़की के बीच में भी हो जाए, या तो लड़की लड़की के बीच में भी हो जाए। तो संयोजन जो अभिक्रिया है वो दो तत्वों के बीच में भी होता है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच में भी होता है, और दो यौगिकों के बीच में भी होता है, या दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच में भी होता है। तो इस क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। पार्ट 3 रहने वाला है आज की क्लास में। तो बस एक शब्दों में मैं यही कहूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज का क्लास अगर आप लोग देख लेते हो तो सकता है कि आपका 100% तो नहीं कहे, लेकिन 85% आपका ये जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और जो आपको केमिस्ट्री से डर लगता है वो आपका जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखेंगे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इन सारे अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा देखिएगा और फिर अपने नोट्स को तैयार कीजिएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो है हेडिंग हो जाएगा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, इंग्लिश भी नोट कर लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसमें हम लोग पहला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, इसमें हम लोग बात करेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वह है संयोजन अभिक्रिया, वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो बच्चा डेफिनेशन लिखना चाहता है सबसे पहले डेफिनेशन ले लो यहाँ पे, लेकिन बस डेफिनेशन लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कॉन्सेप्ट को सीखना। क्या कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो डेफिनेशन आप लोग अभी नोट करो और नोट करने के साथ वीडियो को पॉज करके आप लोग स्टॉप करके इसके डेफिनेशन को याद भी कर लो। वह है क्या, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ बोला है यहाँ पे, और वो पदार्थ तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। क्या करते हैं, तो परस्पर संयोग करते हैं, संयोग यानी कि जुड़ता है, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, और इंग्लिश में कहेंगे कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, या तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कह सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बच्चे डेफिनेशन रख लेते हैं और एग्जाम्पल नहीं देते हैं। तो एक चीज आप लोग नोट कर लेना कि अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिख दोगे और रिएक्शन नहीं लिखोगे उदाहरण में, तो आपको केमिस्ट्री में नंबर नहीं मिलने वाला है। आधा भी नंबर आपको एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला है अगर वो दे देता है तो बहुत है। चलिए, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में हमने लिखा है दो तत्वों के बीच संयोजन। दो तत्वों के बीच संयोजन हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे तत्व को मान लेते हैं, तत्व को अगर हम मान लेते हैं कि ये बॉय है, क्या है, बॉय यानी कि लड़का, और यौगिक को मान लेते हैं, यौगिक को मान लेते हैं गर्ल। तो जो संयोजन होगा, संयोजन का मतलब आप समझ लो दोस्ती। संयोजन का मतलब क्या समझोगे, दोस्ती। और दोस्ती हो सकता है कि लड़का लड़का के बीच में भी हो जाए और लड़का लड़की के बीच में भी हो जाए, या तो लड़की लड़की के बीच में भी हो जाए। तो संयोजन जो अभिक्रिया है वो दो तत्वों के बीच में भी होता है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच में भी होता है, और दो यौगिकों के बीच में भी होता है, या दो से अधिक यौगिकों के बीच में भी होता है। तो संयोजन में उदाहरण में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हमने यहाँ पे दिया है ए नंबर, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब वो कौन सा है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अब आपको याद करना है। तो यहां देखिए कार्बन, पहला नंबर हमने लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन प्लस, कार्बन के लिए C+O2, मार्क ऑफ एरो CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहां पे संयोग हो रहा है किसका, दो तत्वों का, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके, आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसके बाद हम लोग तीसरा एग्जांपल इसमें लिए हैं क्या, तो फेरस, हम लोग बोल सकते हैं आयरन Fe। ये क्या कर रहा है कि ये सल्फर, यानी कि सल्फर को हम लोग गंधक भी बोल सकते हैं, इससे अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी फेरस सल्फाइड का निर्माण कर रहा है, यानी कि आयरन सल्फाइड भी इसे कह सकते हैं, FeS। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि फेरस सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, तो आपको वहां पे नोट करना होगा FeS। क्या होगा, FeS नोट कर लेना आप लोग, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया।
अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल ऑप्शन देखिए यहाँ पे उदाहरण में बी नंबर, एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन। एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में बताया कि एक लड़का और एक लड़की दोनों के बीच में दोस्ती होगा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे तत्व और यौगिक के बीच संयोजन कराएंगे। और इसका उदाहरण नंबर पहला हमने दिया है। देखिए यहाँ पे यौगिक में CO है, CO को हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। देखो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मोनोऑक्साइड कैसे हो रहा है, डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है, ये हम आपको जस्ट अभी तुरंत बता देंगे यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है और वो तत्व ऑक्सीजन तत्वों से अभिक्रिया करके, संयोजन अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, SO2 और प्लस में वो ऑक्सीजन तत्वों से अभिक्रिया करके SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, किसका? सल्फर ट्राइऑक्साइड। और SO2 क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है, ट्राई क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग पूरा इस वीडियो को देखो। अगर आप चाहते हो कि केवल डेफिनेशन लिखकर हम चले जाएं तो आपके लिए स्क्रीनशॉट का भी व्यवस्था है, ठीक है। जहां डेफिनेशन आए वहां पे स्क्रीनशॉट आप ले लो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तत्व और यौगिक के बीच में यहाँ पे संयोजन हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन हम देख चुके, उसके उदाहरण में ए में देखा कि दो तत्वों के बीच संयोजन हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, एक तत्व है और एक यौगिक है, इसके बीच में संयोजन हो रहा है। और अब हम लोग देखेंगे कि यौगिकों के बीच में संयोजन कैसे होता है, यौगिक और यौगिक के बीच में। लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया कि मोनो, डाई, ट्राई वो क्या होता है, उस चीज को समझ लेते हैं। तो जैसे कि गिनती आप लोग सीखे होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, वैसे ही केमिस्ट्री का गिनती आप लोग याद कर लो। अगर एक तो मोनो, अगर एक तो मोनो लिख लेना, अगर दो तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका, ठीक है। क्या याद करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। क्या? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। जैसे कि यहाँ पे CO है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है, तो हमने इसका नाम देखिए हिंदी में लिख दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने आपको बताया 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद SO2 के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। और यहां पे देखिए CCl4, 4 के लिए हमने क्या लिखा है? कार्बन, कार्बन के लिए कार्बन, और 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए क्या? टेट्रा। और क्लोरीन है तो क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। PCl5, 5 के लिए हमने आपको बताया पेंटा, तो फास्फोरस। उसके बाद पेंटा, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको कंप्लीट हो रहा होगा। लेकिन अगर चाहते हो कि केवल हम डेफिनेशन का और क्वेश्चन आंसर करके निकल जाएं, तो वो बच्चे स्क्रीनशॉट जब क्वेश्चन आंसर वहां पे आएगा वहां पे आप ले सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आपको पूरा वीडियो आपको देखना होगा। और इसी प्रकार से इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले आया हुआ है, उसे आप लोग देख लो। उसके बाद तीसरा पार्ट है। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको YouTube पे बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर एग्जाम के समय पे आपको केवल रटवाया जाएगा, लेकिन वो कोई कारगर नहीं है जब तक आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हो। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे C नंबर देखिए, 2 या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन। देखिए संयोजन अभिक्रिया कितना लंबा है, संयोजन अभिक्रिया में हमें क्या क्या चीज समझना है आपको एक बार मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच में संयोजन अब हम कराने वाले हैं। तो यहां देखिए CaO, ये भी यौगिक है, और इस यौगिक का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हमने यहां पे लिख दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। कोई पूछे कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र, तो CaO क्या होगा? CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? H2O के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? OH का होल ट्वाइस। इसे भी बताएंगे होल ट्वाइस कब बोलते हैं, होल थ्राइस कब बोलते हैं, ये सारा चीज, ठीक है। तो CaO यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड नोट कर लेना, और कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं कली चूना। क्या कहते हैं? कली चूना। और CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं भाखड़ा चूना। और इस भाखड़ा चूना का प्रयोग हम लोग जल के साथ मिलाकर विलयन में दीवार की पुताई करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोट कर लेना, भाखड़ा चूना। क्या? भाखड़ा चूना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेना जरूरी है, और हमारे बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि भाखड़ा चूना का जलीय विलयन, भाखड़ा चूना का जलीय विलयन जो होता है मकान के दीवारों पर सफेद रंग की पुताई करने में इस्तेमाल
किया जाता है। जो भाखड़ा चूना है जो हमने यहां पे देखा है, यहां पे CaOH का होल ट्वाइस, इसको भाखड़ा चूना कहते हैं। इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो इसके विलयन का प्रयोग मकान की दीवारों पर सफेद रंग की पुताई करने में किया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है? यह वायु से CO2 को अवशोषित करके, यह वायु से क्या करता है? CO2 को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके धीरे धीरे सफेद CaCO3 में बदल जाती है। CaCO3 में बदल जाती है, जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। ये जो आप लोग का CaOH का होल ट्वाइस है, जिसका नाम हमने यहां पीछे बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग भाखड़ा चूना कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिससे दीवार की चमक और बढ़ जाती है। और यहां पे हमने समीकरण यहां पे आपके लिए लिख दिया है, तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने देखा था कि CaOH का होल ट्वाइस कब बोलते हैं? तो देखिए ब्रैकेट में कुछ दिया हो और वहां पे कुछ का सूत्र लिखा हो और 2 लगा हो, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं होल ट्वाइस। जैसे कि यहाँ पे CaOH और यहां पे लिखा रहे 2, तो हम लोग इसको बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे? CaOH का होल ट्वाइस। इस चीज को कंप्लीट, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो CaOH का, तो हमने लिख दिया है एक चीज, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब अगर यहां पे ब्रैकेट देके 3 लगा हो, तो 3 लगने के लिए क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं होल थ्राइस। क्या बोलते हैं? होल थ्राइस। जैसे कि एग्जांपल में यहां पे हम इसको आपको दिखाएं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। यहां देखिए, यहां पे AlOH का होल थ्राइस, क्या पढ़ेंगे इसको? होल थ्राइस। हमने यहां पे बताया था AlOH का होल थ्राइस। तो एक एक चीज आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ नोट कर लेना कि किसको क्या पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत इसी में होता है कि इसको हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से यौगिक का सरसूत्र लिखेंगे, ये आप हमको बता दीजिए। फोड़ हो तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं होल फोड़, ठीक है। होल फ्राइस नहीं कहेंगे यहाँ पे, होल फोड़, ठीक है। आगे आइए, तो आगे है हम लोग का दूसरा जो है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना। डेफिनेशन नोट करने के लिए आप लोग यहां से नोट कर लेना कि वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? बड़े से यौगिक के अणु के टूटने से क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, यानी कि कोई बड़ा सा यौगिक है वो टूटेगा, उसका वियोजन होगा, वियोजन यानी कि टूटना, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण करेगा और इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी होता है जुड़ना, संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना। जैसे में यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 1 में हमने लिख दिया है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, देखिए यहाँ पे पात्र में यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जब इसको गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ साथ CO2 का निर्माण करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे आइए, तो दूसरा नंबर इसका उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन हम लोग करेंगे, इसे तोड़ेंगे, ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का ये उदाहरण है और इसमें देखिए 2KClO3, ये जो 2 लगा है वो समीकरण को संतुलित करने के लिए लगा है। इसका जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो हमको प्राप्त होगा KCl, ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो KClO3 है वो क्या है? बड़ा यौगिक है, बड़ा यौगिक का अणु है और इसके टूटने से, इसके वियोजन से KCl प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। तो उदाहरण में हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे यहां पे चले, तो आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन। इसमें आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा IMP, ठीक है, क्वेश्चन QUE, ठीक है। यहां पे तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण से दीजिए। तो उष्माक्षेपी, यहां पे देखिए हम लोग कैसे याद करते थे, उष्माक्षेपी में क्या होता है, एक मिनट, उष्माक्षेपी नहीं है यहाँ पे, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण बताना है। तो 2 यहाँ पे अभिक्रिया आता है, एक आता है उष्माशोषी और एक आता है उष्माक्षेपी, ठीक है। हम लोग कैसे याद करते थे? छेपी यानी कि फेंकी, छेपी यानी कि फेंकी, याद रखना, छेपी यानी कि फेंकी और शोषी यानी कि वो अंदर ले रहा है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए उसको उष्मा चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? उष्माशोषी कहलाता है, वो उष्मा लेता है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उससे उष्मा निकले तो वो कहलाता है छेपी, उष्माक्षेपी, यानी कि उससे फेंकता है बाहर, ठीक है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण यानी कि लेता है, ठीक है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है। अगर मान लीजिए कि हम 2 चीजों के बीच में अभिक्रिया करा रहे हैं, A + B,
ये अभिक्रिया तब तक नहीं होगा जब तक इसमें हम लोग उष्मा नहीं दे, हीट नहीं दे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस में उष्मा लिख देते हैं, कहां? तो अभिकारक के साइड ही, और उसके बाद एरो का चिन्ह के बाद जो चीज बनेगा उस चीज को लिख देते हैं। तो ये संकेत है, ये सिंबल है किसका? तो उष्माशोषी अभिक्रिया का, कि अभिकारक के साइड प्लस का चिन्ह देकर उसमें उष्मा जोड़ दिया जाता है। यानी कि ए और बी के अभिक्रिया होने के लिए उष्मा की जरूरत होती है। जैसे कि अगर कोई पकवान बनाना है आपके घर में तो आग का जलाना जरूरत, आग को जलाना ही पड़ेगा। सब्जी पकाना है तो गैस चूल्हा को जलाना ही पड़ेगा। वैसे ही ए और बी के बीच में अगर अभिक्रिया कराना है, अगर उसको उष्मा चाहिए तो उष्मा देना पड़ेगा, और अगर उष्मा देते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा? उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। और इसके एग्जांपल, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल भी लिखना होगा। N2+O2, N2+O2, मार्क ऑफ, देखिए यहाँ पे प्लस में उष्मा और मार्क ऑफ एरो NO, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी का मतलब हमने आपको बताया कि फेंकी, क्षेपी का मतलब फेंकी। तो यहाँ पे देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण, अवक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकलना, होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में श्वसन क्रिया भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस जब हम लोग लेते हैं तब लोग देखते हो ठंडी हवाओं को लेते हैं और बाहर जब निकलता है हा, तो क्या होता है? गर्म हवा निकलता है। ठीक है, यानी कि अंदर जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर में केवल जा रहा है और आ रहा है नहीं, अंदर जाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया करके और फिर वापस आ रहा है, तो गर्माहट को लिए हुए आ रहा है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा C+O2 मार्क ऑफ एरो CO2 और प्लस में उष्मा, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो A+B और मार्क ऑफ एरो C+D, और इधर क्या करते हैं? प्रतिफल के तरफ प्लस में उष्मा लिखते हैं। ये इसका संकेत है, आप लोग नोट कर लेना। उष्माशोषी जो अभिक्रिया था उसमें अभिकारक के तरफ प्लस करके उष्मा जोड़ रहे थे, और उष्माशोषी अभिक्रिया में, सॉरी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे? प्रतिफल के तरफ प्लस में उष्मा जोड़ेंगे। और इसका एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। तो देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों तक जाता है, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होता है उसको हीमोग्लोबिन उठाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाता है, और कोशिकाओं में भोजन के पाचन के बाद ग्लूकोज गया रहता है। उस ग्लूकोज से अभिक्रिया करके क्या करता है? तो वहां पे ऊर्जा का निर्माण करता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो श्वसन क्रिया के बाद क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो श्वसन एक क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा निकल रहा है उससे, ऊर्जा निकल रहा है उससे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन है श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होती है। विघटित यानी कि टूटता है। आगे देखिए, यानी कि वह क्या होता है? उपचयित होता है। तब इस प्रक्रिया को ऊर्जा मुक्त होता है। तब इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है, और जिसके कारण श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन का डिफिनेशन है यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या अभिक्रिया किया? तो जाकर ऑक्सीजन अभिक्रिया किया, और ऑक्सीजन अभिक्रिया करने के बाद CO2 बना रहा है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, प्लस में जल का निर्माण करता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा वो उष्मा ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग श्वसन को क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IMP या कह सकते हैं VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे है इस चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए या समीकरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई, यहां देखिए, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, जब कोई एक लड़का किसी एक लड़की को उसके हस्बैंड से दूर कर दे, तो ये तो विस्थापित कर दे रहा है, उसका हस्बैंड को टाटा बाय बाय कर देता है। वैसे ही कुछ खेला यहां भी होता है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहां देखिए, लोहा भाई साहब, Fe लोहा आया और इसके घर को तोड़ने का काम करेगा, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 को तोड़ देगा, यानी कि यहां से वो किसको लेके भागेगा? तो SO4 को। तो यहाँ पे देखिए Fe प्लस CuSO4 मार्क ऑफ एरो, जहां पे देखिए अब Fe क्या किया? SO4 से रिलेशन जोड़कर फिर सल्फाइड का निर्माण कर लिया और कॉपर को टाटा बाय बाय कर दिया, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी को तो कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का फिर से डिफिनेशन याद करना कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर हमने एग्जाम्पल लिखा है कि जिंक Zn
जिंक अब विस्थापित करेगा। अभी तो यहाँ पे ये लोहा खेला कर रहा था, जिंक करेगा। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से यानी कि CuSO4 के विलयन से फिर से कॉपर को टाटा बाय बाय कर दे रहा है और यहाँ पे जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है। ZnSO4 और कॉपर को देखिए साइड कर दिया यानी कि विस्थापित कर दिया। क्यों कर रहा है विस्थापित? यहाँ पे Fe जो है, यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक सुंदर है, सुंदर नहीं, यहाँ क्रियाशील है, इसीलिए वो जल्दी से क्रिया कर ले रहा है और दूसरे चीज को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से होता है। कहां पे? तो देखिए यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अधिक क्रियाशील जो धातु होता है वो अम्ल के साथ भी ऐसा ही खेला करता है, वहां हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर देता है। जैसे कि यहाँ देखिए H2SO4 ये एक अम्ल है और इसकी प्रतिक्रिया Fe से करा दिए। Fe से कराने के बाद क्या हुआ कि Fe ने SO4 के साथ क्रिया कर लिया और बना लिया FeSO4 और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जिंक ने H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया और इसमें SO4 को लेकर अपना घर बसा लिया, ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण कर लिया और H2 को टाटा बाय बाय कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम इन सब डिफिनेशन को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे Fe जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और खुद आकर क्या बना लेगा, तो FeCl2 और हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर दिया। तो ये विस्थापित कर रहा है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे चले तो आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में हमने बात किया, इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक तत्व के द्वारा किसी यौगिक में से एक तत्व को विस्थापित किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या तो हम लोग इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन नोट करने वाले नोट कर लीजिए कि इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। दो यौगिक, ठीक है, मान लो कि कोई लड़का है, ये किसी पार्टी में अपनी बीवी के साथ आया है, दूसरा जो लड़का है XY ये अपने हस्बैंड वाइफ आया हुआ है, ये इसके वाइफ को लेकर चला जाए और ये वाला इसके वाइफ को लेकर चला जाए, तो यहां दोनों का अदला बदली हो रहा है। तो वैसा ही कुछ होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि इस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्या होता है, डिफिनेशन फिर से सुनो कि इसमें अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, नोट कर लीजिएगा कॉपर सल्फेट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, CuSO4। और ये क्या कर रहा है, तो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया कर रहा है। कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, यहां देखिए कॉपर जो है वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करके CuS का निर्माण कर ले रहा है, यानी कि कॉपर सल्फाइड का, और एरो का चिन्ह नीचे की ओर है यानी कि अवक्षेप बन रहा है, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप बन रहा है। और प्लस में क्या किया कि ये जो H2 है वो SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे अदला बदली हो गया, यानी कि विस्थापन हुआ तो दोनों का विस्थापन हुआ, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन आप लोग एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाला क्लास जो रहेगा आपका ओनली इस चैप्टर का, पहले से ही आप लोग का पार्ट 3 आ गया है, 1 2 3, और इसके बाद वाला जो रहेगा उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और वो भी ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो पूरा क्लास था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।